नमस्कार। महादेव विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। भाषा की मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या होती है? भाषा की मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती है। यह सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि वर्ण मिलकर ही वाक्य का निर्माण करता है। और ये सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। और इसमें आता है शब्द। शब्द तो दो वर्णों से, तीन वर्णों से या अधिक वर्णों से मिलकर बनता है, लेकिन वर्ण सिर्फ एक ही होता है। शब्द दो वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, इसलिए वर्ण को हम शब्द नहीं कह सकते। वर्ण सिर्फ अकेला ही रहता है और सबसे छोटी इकाई होती है। तो जैसे अ, ई, उ, ऐसे। फिर आता है वाक्य। वाक्य देखें तो विशिष्ट पदानां समूहस्य नाम वाक्यम अस्ति। विशिष्ट पदानां समूहस्य नाम वाक्यम अस्ति। विशिष्ट पदों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे रामः फलम खादति। रामः फलम खादति। राम फल खाता है। हमने वर्ण जो हमारे अक्षर है उनसे मिला के हमने एक वाक्य का निर्माण किया। ये राम क्या है? एक शब्द है, और शब्दों से मिलकर के पूरा वाक्य मिला। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण किया जाता है। ये पूरा एक वाक्य है। फिर है हमारे वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद। वर्ण के कितने भेद होंगे? दो। पहला है स्वर, जिसको हम अच भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन, जिनको हम हल भी कहते हैं। अब स्वर किसे कहेंगे? पहला हम भाग पढ़ेंगे इसका, स्वर। तो स्वयं उच्चारिता वर्णा स्वरा कथ्यते। स्वयं उच्चारिता वर्णा स्वरा कथ्यते। जो अर्थात जो वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाता है या किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वरों के उच्चारण में किसी का भी सहयोग नहीं होता। स्वर स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। अब स्वर संस्कृत में कितने होते हैं? 13। हमारे संस्कृत में स्वर कितने होंगे? 13। वो कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये अ, आ, ई, उ तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो री है, ये ह्रस्व री है और ये दीर्घ री है। और हमारा एक और जुड़ जाता है री। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे दीर्घ री जुड़ जाता है और री जुड़ जाता है। इसके कारण हमारे संस्कृत में 13 स्वर हो जाते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण हम करें तो स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहली है ह्रस्व स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, जिन्हें एक मात्रिक भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एक मात्रा होती है। फिर है दीर्घ स्वर, जो होते हैं द्विमात्रिक, और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक। ये तो हमारे स्वरों के प्रकार हो गए। हम पढ़ेंगे पहला ह्रस्व स्वर। क्या पढ़ेंगे हम? पहला ह्रस्व स्वर। फिर है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? एक मात्रिक। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? मूल स्वर। क्यों? क्योंकि इनके योग से ही अन्य स्वरों का निर्माण होता है। इनके ही योगों से अन्य स्वर का निर्माण होता है। जैसे मूल स्वर है हमारे पास ह्रस्व स्वर, जिसको कहते हैं अ, ई, उ, री और री। ये हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर। अब इनके योग से हमारे
अन्य स्वर भी बनते हैं। अगर अ है उसमें आ की मात्रा जोड़ेंगे तो दीर्घ स्वर आ बन जाएगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर। और ये एक मात्रिक होते हैं जिनको बोलने में 1 सेकंड का वक्त लगता है। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के योग से ही दीर्घ स्वर बनते हैं। कैसे बनते हैं, ह्रस्व स्वरों के योग से ही दीर्घ स्वर बनते हैं। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और ये कैसे बनते हैं, जैसे ई और ई मिलकर के बड़ी ई बन जाएंगे, तो ये क्या हो गए, द्विमात्रिक स्वर। जैसे कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे क्या है, दीर्घ स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। त्रिमात्रिक प्लुतो भवति, कि तीन मात्राओं वाला जो स्वर है वो हमारा प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे 3 मात्राएं कैसे, जैसे अ और ये वाला जो निशान है ना, ये इसके साथ जुड़ता है तो हम उसको प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। तो अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। जैसे हम बोलते हैं ओम, ओम बोला ना, वैसे तो 3 सेकंड का वक्त लगा। उसको थोड़ा सा ऐसे सामान्य भाषा में कहेंगे तो हम उस वर्ण को खींचते हैं, थोड़ा लंबा बोलते हैं। तो इसको बोलने में सिंपल सा है, अ, ई, उ, री। इसमें बोलेंगे आ, ई, उ, थोड़ा सा जोर लगा। फिर प्लुत स्वर में हम अ, ई, उ, तो तीनों के उच्चारण अलग अलग है। इसको बोलने में 1 सेकंड का वक्त लगता है ह्रस्व स्वर को, और दीर्घ स्वर को बोलने में हमारा 2 सेकंड का वक्त, इसलिए इसको द्विमात्रिक। और प्लुत स्वर को हम थोड़ा सा ज्यादा खींचते हैं तो त्रिमात्रिक, यानी कि 3 सेकंड तक का वक्त लगता है। ये हो गए हमारे स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर आ जाता है हमारा व्यंजन। व्यंजन, ये वर्णः अन्ये वर्णे संयोगे उच्चारितः भवति तान् व्यंजन वर्णः कथ्यते। इन वर्णों का उच्चारण जो है दूसरे वर्णों के सहयोग से बनते हैं और सहयोग से किया जाता है इनका उच्चारण, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन सारे स्वरों से युक्त होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, 33। क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य र ल व और श श स ह, ये मिलकर के कितने हो गए, 33 व्यंजन। कितने हो गए, 33। स्वर 13 और व्यंजन 33। व्यंजन के भेद होते हैं 3। स्वर के भी 3 भेद थे और व्यंजन के भी 3 भेद उच्चारण के आधार पर। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। कितने भेद हैं, 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन। कौन सा पढ़ेंगे पहला, स्पर्श व्यंजन। आगे हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के प्रकार जो है 3 है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पहला हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कादयो मवसानाम स्पर्शः, कादयो मवसानाम स्पर्शः। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, मतलब 25 होते हैं। कितने होंगे, 25। कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर के म तक, क से लेकर म तक। तो क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 वर्ण और प वर्ग के 5 वर्ण। तो कितने हो गए, 25। स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे, 25। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यण अंतस्थः, यण अंतस्था अर्थात य र ल व। यण का अर्थ क्या है, य र ल और व। ये हमारे 4 कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कितने हो गए, शरः ऊष्माणः
अर्थात शर यानी कि श, श, स और ह, 4 कौन से हो गए? ऊष्म व्यंजन। तो 25 तो हमारे ये स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 ही हमारे ऊष्म व्यंजन। ये तो हो गए हमारे व्यंजन। फिर आ जाते हैं 4 हमारे अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है अनुस्वार, विसर्ग, जिसको अनुस्वार को एक बिंदी से लगाते हैं, विसर्ग हमारी 2 बिंदी हो जाती है, जैसे रामः, तो पीछे जो लगता है ना उसको विसर्ग कहते हैं। फिर है जीवा मूल्यम। जीवा मूल्यम वाले शब्द ऐसे होते हैं कि कोई भी व्यंजन है उसके आगे ऐसा वाला निशान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? जीवा मूल्यम। फिर आ जाता है उपदमानियम। उपदमानियम जैसे प, फ और ये इस तरह का निशान, ये हमारे क्या हो जाएंगे? उपदमानीय वर्ण। तो ये 4 हमारे अयोगवा होते हैं। फिर आते हैं अक्षत्र और ज्ञ। इनको हम अलग नहीं मानते, लेकिन ये क्या होते हैं? 2-2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। इनको मिश्रित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। वर्ण विचार जानने के बाद में हम इन वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे। किनको जानेंगे? उच्चारण स्थानों को, कि जो हमने ये वर्ण विचार पूरा पढ़ा था उनके उच्चारण कहाँ से होते हैं, किस किस जगह से होते हैं। क्योंकि हमारे ये उच्चारण स्थान कितने होते हैं? कुल 11। कितने होते हैं? 11। अब इन उच्चारण स्थानों को हम पढ़ेंगे कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होगा। आपको ये सब सूत्र इसके याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला है कंठ उच्चारण स्थान। कौन सा है? कंठ। कहाँ से होता है? इस गले से। तो कंठ से जो उच्चारण स्थान जिन जिन वर्णों का है उनको जानेंगे। तो आपको सिंपल सी अगर है, जल्दी से याद रखना है या फटाफट से आपको याद रखना है कि हम भूले नहीं, तो आपको क्या करना है? ये सूत्र याद रखना है। क्या करना है? सूत्र याद रखना है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अब ये सूत्र आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा एक तो कि किस किस के तो उच्चारण, कौन कौन से वर्ण के उच्चारण स्थान और कौन सा है? कंठ। तो इसी सूत्र में से ही मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अकुह विसर्जनीय नाम, जैसे कि सूत्र में लिखा अकुह यानी कि अ, मैंने ये फिर वापस व्याख्या में लिखा है अ। कु यानी क वर्ग, पूरा क वर्ग, क ख ग घ ण। तो क्या हो गया? क ख क वर्ग हो गया। और ह किसका स्थान? अकुह विसर्जनीय नाम ह और विसर्ग, कौन सा? विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। तो आपको ये सूत्र याद रखना है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। फिर दूसरा सूत्र आ जाता है हमारा, दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। इसका सूत्र है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। ई, चु और य और श का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। तालु यानी हमारी जहाँ जीभ ऊपर टच होती है ना, दांत के जस्ट ऊपर वाले भाग, ये हमारा तालु हो जाता है। तो ई, च वर्ग, श का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। फिर आता है तीसरा हमारा उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। तो मूर्धा का सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या हो जाएगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? री, ट वर्ग, र तथा श का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। फिर आ जाता है दंत। दंत यानी दांत। तो ऋतु लसानाम दंतः। ऋतु लसानाम दंतः। ऋ, त वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। फिर आ जाता है पांचवा उच्चारण स्थान है उपध्मानीयम ओष्ठो, कि उ या प वर्ग और उपध्मानीय वर्ण जो हमने वर्ण विचार में देखे थे उन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ। फिर आ जाता है छठा सूत्र जो हमारा है वो है नासिका। उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिका। अब नासिका से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? यमगणना नाम नासिका। यमगणना नाम नासिका। नासिका में जो पंचम वर्ण है, वर्ग का 5वां वर्ण हमारा
नासिका के द्वारा उच्चारित किया जाता है। नासिका यानी नाक के द्वारा, थोड़ा सा बोलने पर इसको हमको लगता है कि ये नाक के सहायता से बोला जा रहा है। फिर हमने इसमें एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो ये अपन बोलते हैं ना श, श और स, फिर भी ये स तो अलग दिखता है, लेकिन ये श दोनों बोलने में समान है। लेकिन हम इसको कैसे याद रखते हैं संस्कृत में कि श, अब कौन सा श, श तालव्य, श मूर्धन्य और स दंत्य। तो आपको ये तीनों स याद रखने हैं कि श आएगा तो हमको क्या बोलना, कौन सा श, तालव्य, श मूर्धन्य और स दंत्य। अब हम पढ़ेंगे सातवां उच्चारण स्थान। फिर अगला है हमारा उच्चारण स्थान सातवां, एदेतो कंठ तालु। कौन सा है, एदेतो कंठ तालु। एदेतो कंठ तालु, जैसा कि सूत्र में लिखा हुआ है तालु, एदेतो तालु ऊपर वाला भाग हमारे मुंह के जीभ, जहाँ जीवा टच होती है ऊपर, वो वाला एदेतो कंठ तालु। एदेतो ए आई और तो यानी एदेतो यानी ए आई और द, इन तीनों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ हमारा गला है, यहाँ से जहाँ आवाज निकलती है, और तालु हमारे जीभ, जहाँ दांत के ऊपर वाला भाग, जहाँ हमारी जीवा टच होती है। तो ये हो गया हमारा एदेतो कंठ तालु। ए आई और द का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और तालु। फिर आठवां सूत्र हमारा देखिए, ओदोतो कंठोष्टम। ओदोतो कंठोष्टम, ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ हमारे, जब हम ओ और औ बोलते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं और कंठ से आवाज आती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओदोतो कंठोष्टम। फिर आता है नवा हमारा सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम। कौन सा है, वकारस्य दंतोष्टम, यानी कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ यानी कि दांत और होठों की सहायता से बोला जाता है व। फिर आ जाता है हमारा जीवामूल्यस्य जीवामूलम। जो मैंने अभी बताए थे आपको, जीवामूल्यम वर्ड जिसमें का उच्चारण स्थान जीभ की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से, जीभ की सहायता से, जो हमारे जीभ का जो भाग है उसकी सहायता से जीवामूल्यम जो वर्ण है वो बोले जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा नासिका अनुस्वारस्य। 11वां सूत्र कौन सा है, नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा क्या है, नासिका, और ये हमारे जीवामूल्यम शब्द है क और ख। तो ये हमारे 11 उच्चारण स्थान, पहले हमने वर्ण विचार पढ़ा, फिर हमने 11 उच्चारण स्थान पढ़े, और ये हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।